सारा प्रणाम। मैं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी से देश में कैसे हैं हालात और आगे क्या हैं चुनौतियां, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। किसान कानून के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान बीजेपी के सामने रखी शर्त, कहा पूरी नहीं हुई तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। कंगना रनौत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत से पूछा, बताएं किसे कहा था हरामखोर। अनलॉक 5 की तैयारियां शुरू, आर्थिक गतिविधियों में और छूट मिलने की संभावना, खुल सकते हैं सिनेमा हॉल। पाकिस्तान ने रजौरी के नौशेरा सेक्टर में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। ये तो पहले ही तय हो गया था कि हमें कोरोना के साथ जीना है और इसके लिए तौर तरीके भी बदलने हैं, लेकिन ऐसा पूरी तरह होता नजर नहीं आ रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद से तमाम लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे महामारी का असर बढ़ा है और उस पर लगाम कसने में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। महामारी से देश में कैसे हैं हालात, क्या है भविष्य की चुनौतियां, कैसे करना होगा बचाव, आज इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां अब तक 50 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि पिछले एक महीने से हर दिन औसतन 1000 लोगों की मौत भी हो रही है। ये आंकड़े दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देशों में हो रही मौत की तुलना में सर्वाधिक हैं। सुखद ट्रेंड ये है कि पिछले 10 दिन में 8,74,000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 9,16,000 मरीज ठीक हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ठीक होने वाले मरीजों का, लेकिन ठीक हुए मरीजों के लिए खतरा अभी टला नहीं है। देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को लेकर अच्छी और बुरी दोनों खबर है। अच्छी ये है कि देश में संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा 50 लाख के पार हो गया है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां इतने ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश का रिकवरी रेट 82.74% हो चुका है। मतलब कि अब अगर 100 मरीजों में 82 लोग ठीक हो रहे हैं। वहीं बुरी खबर ये है कि देश में पिछले 27 दिनों से औसतन हर दिन 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। 31 अगस्त को 816 मरीजों ने दम तोड़ा था। इसके बाद 1 से 27 सितंबर तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब मौतें 1000 से कम हुई हों। हालात ऐसे हैं कि रोजाना औसतन 1066 लोग की जान जा रही है। ये दुनिया के सबसे संक्रमित देश अमेरिका में 895 और ब्राजील में 826 लोगों की मौत के एवरेज से ज्यादा है। इस बीच देश में अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये मास्क, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को साफ रखना और हाथों को मुंह पर नहीं लेके जाना, ये 3-4 बातों को भूलना नहीं है। जितने ज्यादा लोगों को आप ये बताएंगे, समझ लीजिए उतना ज्यादा आपको पुण्य लाभ होगा। और अगर आप देखें आपके आसपास कोई मास्क को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसको टोकिए। आप गाड़ी में जा रहे हैं, रुक के जो है सड़क के ऊपर उसको बताइए कि मास्क को पहनना कैसे ज़रूरी है। अगर हमारे भारत के लोगों ने ठीक प्रकार से कुछ समय अगर मास्क पहन लिया और ये सावधानियां बरती, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी कोरोना के ऊपर निर्णायक विजय भारत के लोग जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। तमाम पॉजिटिव ट्रेंड के बावजूद कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कई बार कह चुके हैं कि ठीक हुए मरीज भी कोविड-19 को हल्के में लेने की गलती न करें, क्योंकि कोरोना से ठीक होने के बाद भी 60 से 80% मरीजों में कुछ न कुछ परेशानी देखी जा रही है। ये परेशानी शरीर दर्द जैसी हल्की भी हो सकती है।
लेकिन चिंता की बात ये है कि कुछ मरीजों में फेफड़े और दिल से संबंधित गंभीर परेशानी भी सामने आ रही है। उन्होंने देश भर के डॉक्टरों को कोरोना के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को भी कहा। मतलब साफ है कि कोरोना से बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना का खौफ बरकरार है। पिछले 9 महीने में करीब 3.5 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा मरीजों की जान भी चली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार। तो कोरोना ने जिस तरह से लोगों की जिंदगी बदली है, जिस तरीके से इस महामारी ने पूरी दुनिया को घुटने के बल ला दिया, ऐसा इससे पहले 100 साल के इतिहास में देखने को नहीं मिला। और ये बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि 100 साल पहले हम जहाँ खड़े थे, टेक्नोलॉजिकली हम उतने ज़्यादा विकसित नहीं थे, उतनी ज़्यादा हमारी क्षमताएं नहीं थी। मेडिकल साइंस उस पादान तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन इतनी तरक्की के बाद, इतने विकास के बाद, इतने आविष्कारों के बाद आज कोरोना ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक विशेष तरह का खौफ पैदा कर दिया है, उससे देखकर ये साफ पता लगता है कि अभी मेडिकल साइंस को बहुत ज़्यादा आकार लेना बाकी है। क्योंकि एक छोटे वायरस, एक आँखों से न दिखने वाले वायरस ने जब इतनी तबाही मचा दी है, तो सोचिए अगर कोई और ऐसी आपदा देश के सामने या दुनिया के सामने हो तो मेडिकल साइंस भी क्या करे। लेकिन अब कुल मिलाकर इस बीमारी से धीरे धीरे हम इम्यून होते जा रहे हैं और एक इम्यूनिटी लेवल को हम सभी प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी वे लोग जो किसी न किसी बीमारियों से ग्रसित हैं, कोरोना उनके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जब कोरोना का आविर्भाव हुआ, यानी कोरोना जब अस्तित्व में आया, तो हम लोग ये पता करते थे कि किसको कोरोना हुआ, ये कौन लोग हैं। और 24 मार्च के बाद जैसे अप्रैल बीता, हमारे अगल बगल सहकर्मी सभी लोग कोरोना के चपेट में आते हुए दिखाई देने लगे। यूँ कह सकते हैं कि हम जिसको जानते हैं उसमें से बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। कुछ ऐसे लोग भी हमारे जीवन में हैं जो अब हमसे रोज़ बातें करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये सारा कुछ इस कोरोना महामारी के कारण हुआ। और बहुत सारे ऐसे सौभाग्यशाली हमारे रिश्तेदार, शुभचिंतक, सहकर्मी जो इस बीमारी को हराकर वापस अपने जीवन में, अपनी दुनिया में लौट आए। लेकिन अभी भी कोरोना जिस तरीके से पांव पसार रहा है, जिस तरीके से अभी भी अस्तित्व में है, बहुत बड़ा खतरा है। एक रिपोर्ट अभी आज मुझे पढ़ने को मिली कि यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों में कोरोना का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एयर ट्रेवल को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कुल मिलाकर के कोरोना का खौफ अभी कम नहीं हुआ है। इसीलिए आज ये जरूरी हो गया कि हम एक बार फिर पड़ताल करें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें अपनी सावधानी के स्तर को कितना और बढ़ाना है। और बचाव और सावधानी दो ही रास्ते हैं। अभी भी हमारे देश में कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बन पाई है, या दुनिया में कह सकते हैं कि कोई ऐसी कारगर वैक्सीन अभी भी सामने नहीं आई है जो पक्के तौर पर कोरोना को परास्त कर सकती हो। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल जी, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के चेयरमैन डॉक्टर डी गुप्ता जी हमसे जुड़ने वाले हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी, एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा जी और आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर एसबी त्रिपाठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर के अग्रवाल साहब से सवाल ले रहा हूं। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान को लेकर के कोरोना के बारे में अब आप हमारे दर्शकों को, हम सभी को क्या बताना चाहेंगे? क्या हम कोरोना से अब मुक्त होने के स्टेज पर आ चुके हैं, या अभी भी हमें उतनी ही सावधानी रखनी चाहिए जितना 24 मार्च के बाद ये महामारी ने अपना पांव पसारना शुरू किया था और उसका असर डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और लीथल होता गया? क्या क्या बताना चाहेंगे सर हम लोगों को? मैं दो चीजें बताना चाहूंगा।
पहले से ये बीमारी कम होने वाली नहीं है, न लगता है ये कम होगी, ना हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये बीमारी कम होगी। वैक्सीन कब आएगा कब नहीं आएगा नहीं पता। सबसे पहले हम आंकड़ा देखते हैं, भारत में कितने लोगों की मृत्यु हर साल होती है। 7 per 1000, यानी कि 7,000 per million population they die every year, and out of these 7,000 there are only 69 deaths per million because of COVID-19। यानी कि 6,070 लोग 670 अगर कम करें तो मतलब हार्डली एनी, नंबर इज हार्डली एनी, 69 per million deaths because of कोरोना आउट ऑफ 7,000 per million deaths अदर वे राउंड। तो हमें डेथ से नहीं डरना, डेथ को कम करना है और कम करना है। तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि दिस डिसीज इज दैट डेडली एज वी थॉट। अगर ये सार्स मर्स की तरह होती तो ये ज्यादा डेडली डिसीज होती, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। और अब मेडिकली वी नो अर्ली डायग्नोसिस करने से आप मोर्टेलिटी को कम कर सकते हो। दिल्ली का डाटा लेके चले जिसके हिसाब से 33% लोगों को एंटीबॉडीज हैं, 9% लोगों की एंटीबॉडीज नहीं बनी। और अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डाटा लेके चले तो करीबन 30% लोगों का RT-PCR पॉजिटिव है। उसके हिसाब से हमारी मोर्टेलिटी 3 per 1000 आती है, जो इसके हिसाब से बिल्कुल फिट होती है। नंबर 2, आजकल जो नई स्टडी आई है वो अर्जेंटीना शिप वर्सेस डायमंड शिप की कंपैरिजन है। जो प्रिंसेस डायमंड शिप के अंदर में जब लोगों को एक क्लोज एनवायरनमेंट में थे, वहां पे जब लोगों को इन्फेक्शन हुआ तो 18% एसिम्प्टोमेटिक थे। अर्जेंटीना शिप के अंदर में लोगों को जब इन्फेक्शन हुआ तो 80% एसिम्प्टोमेटिक थे। कारण अर्जेंटीना शिप में मास्क कंपलसरी था, डायमंड प्रिंसेस में मास्क लोगों ने नहीं पहना था। अर्जेंटीना शिप में सबने सर्जिकल मास्क और क्रू ने N95 मास्क पहना था। जितनी भी स्टडीज आ रही हैं, अभी तक लोग सोचते थे मैं मास्क क्यों पहनूं, लोग कहते थे मेरे को तो हो गया मैं क्यों पहनूं, तेरे को होना है तो होएगा, मैं तेरे लिए मास्क क्यों पहनूं। लोगों को लगता था कि मैं मास्क पहन रहा हूं दूसरों को बचाने के लिए। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे ले रहा हूं, डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे ले रहा हूं। हिंदुस्तान जैसे सघन आबादी वाले देश में जिस तरीके की कंटीजियस डिजीज थी, छुआछूत से फैलने वाली बीमारी थी, आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे इस देश के मेडिकल सिस्टम को कि उसके बावजूद भी जितना डर था लोगों के मन में, जितना भय था, उसकी तुलना में बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल करने में राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने काफ़ी परिश्रम किया, काफ़ी मेहनत किया। आप जैसे लोगों ने देश भर में लोगों को जागरूक करने का काम किया। उससे आप क्या मानते हैं कि कितना हम सफल रहे और कितना असफल रहे डॉक्टर साहब? देखिए, कंपैरिजन तब किया जाता है जब आपके पास पहले पेंडेमिक हो जी। तो देयर इज नो कंपैरिजन हियर। दिस इज द फर्स्ट पेंडेमिक वी आर डूइंग। जब फर्स्ट होता है तो 100% सक्सेसफुल होते हैं, जो भी आप अचीव कर रहे हैं। अनलेस यू हैव ए कंपैरिजन देन ओनली यू से कंपेयर टू दैट हमारी सक्सेसफुल अच्छी थी कि नहीं थी। इस वक्त में तो एवरीबडी इज लर्निंग। Whatever is being done is done for the best of the country, for the best of the people. We have been able to achieve a substantial reduction in mortality and that should be our achievement. जी, हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना को लेकर के अभी भी लोगों के मन में भय बरकरार है, लेकिन थोड़ी बहुत लापरवाही हमारे यहाँ लोग अभी भी कर रहे हैं। मास्क लगाने के लिए सरकार ने इतनी सख्ती की है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है सैनिटाइज़र और मास्क का उतना मुस्तैदी से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैंने डॉक्टर KK अग्रवाल साहब से भी लिया था, कि कोरोना अभी भी हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है और हम इस लड़ाई से लड़ने में कितना आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है इस समय को देखते हुए कि चूंकि लॉकडाउन खुल गया और शायद पंचम चरण भी इसका खुलने वाला है, तो लोगों के अंदर भय पहले से बहुत कम हो गया। अगर भय का ग्राफ देखें तो हम अप्रैल मई में कहीं टॉप पे थे 98% पे, इस टाइम से 10% भी नहीं रह गया है। लोग
मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, भीड़ भाड़ के इलाकों में जा रहे हैं, बच्चे इवन बाहर घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, हाथ धोना तो दूर, अब लोग मतलब क्या बताएं कि मास्क भी जो नीचे होता है और सैनिटाइजर दूर, हाथ पानी से भी धोना नहीं पसंद करते हैं। तो लोगों में बहुत भय कम हो गया है। तो मैं तो कई जगह देखता हूँ ट्रैफिक पूरा खुल गया है सारा, इवन स्कूल से कॉलेज खुलने वाले हैं, एग्जाम शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी तो ही हैं, इसमें रोक तो सकते नहीं, बिकॉज ये भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें अपना आचरण बदलना चाहिए था, हमें थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए था, हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए था। हमें जैसे सरकार बार बार कह रही है, आप लोग मीडिया के माध्यम से बार बार कह रहे हैं कि भाई मास्क लगाओ, हैंड हाइजीन करो और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाओ, तो वो चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब इसीलिए एकदम सडनली केसेस बढ़ गए हैं, सर्ज आ गई है। और इवन जो ऐसे केसेस बढ़ गए हैं जिनमें घर के जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पहले तक अभी तक वो लोग बचे हुए थे, तो उनमें कॉम्प्लिकेशन और डेथ रेट और मॉर्बिडिटी ज़्यादा है उनमें। क्योंकि अभी फेस्टिवल आने वाला, दिवाली का आने वाला है, ठीक है, लॉकडाउन एक और नया चरण खुल रहा है, आप खुद ही कह रहे हो कि सिनेमा हॉल्स खुलने वाले हैं। तो उससे क्या होगा, जो बहुत सारी जनता ऐसी है ना जिसको जो अवेयर नहीं है, इसके बावजूद उनको लगता है कि हमें कोरोना नहीं हो सकता है, उन्हें लगता है कि 80% अगर होगा भी तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। बट उनको ये नहीं पता जिन 20% में कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उनकी प्रॉब्लम क्या हो रही है। जिनके घर में कोई मृत्यु हो रही है तो उनके घर में वो 100% मृत्यु है, या जिसके घर में अगर पैसे नहीं है, उसको आईसीयू में बेड नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट बेड्स में जगह नहीं है, सरकारी जगह अस्पतालों में जगह नहीं है बहुत जगह। तो इसलिए हम सबको इस समय संयम की सख्त जरूरत है। अगले 2-3 महीने लगेंगे इसको थोड़ा सा कम होने में, क्योंकि अभी हार्ड इम्यूनिटी आने में बहुत समय है। अभी भी देखा जाए हमारे खाली मेट्रोज को छोड़ के जहां पे सीरो कन्वर्जन 20 से 30% है, बाकी जो छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहां पे अभी इसने पैर पसारना स्टार्ट किया है। अब ये बढ़ेगा, ठंडा मौसम है, टेम्परेचर कम हो रहा है, इसमें वायरस और अच्छा ग्रो करता है। फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, पंचम चरण आ गया है लॉकडाउन का, तो इसमें लोगों में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी फेस्टिवल के माध्यम से। तो इसलिए इस समय हमें और संयम चाहिए, और शायद कहीं ना कहीं हम लोग और आप लोग की जागरूकता करने में असफल हुए हैं। अगर हम लोग बार बार बोलते हो कि हम 80% रिकवरी रेट है, 1.65% डेथ रेट है, इसका मतलब लोगों का डर हम खत्म कर रहे हैं। हमें बताना चाहिए कि कितने % लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, जो भर्ती हो रहे हैं उनमें कितने % लोगों में कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, कितने लोगों में मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो रहे हैं, कितने लोगों में डेथ हो रही है, कितने लोगों में डिसेबिलिटी हो रही है, और पोस्ट कोविड लोगों का लाइफस्टाइल कितना खराब हो गया है। शायद लगता ना कि सिम्टोमेटिक नहीं है या एसिम्टोमेटिक है तो ठीक हो जाएंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो एसिम्टोमेटिक थे और उनका बाद में छाती का हमने सीटी स्कैन कराया तो उसमें अच्छा खासा लंग का इन्वॉल्वमेंट था, निमोनिया था, कंसोलिडेशन था, फाइब्रोसिस थी। तो अभी हमें पता नहीं, बिकॉज डाटा हमारे पास बहुत कम है। तो इसलिए ये वो ना हम गफलत में रहें कि अगर हमें होगा और हमें लक्षण नहीं होंगे, और लक्षण होंगे तो बहुत हल्के होंगे, हल्की हल्की दवाई खा के ठीक हो जाएंगे, घर में आइसोलेशन की सुविधा मिल गई है तो इसलिए और डर कम हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे हमारी किडनी 70-80% तक अगर डैमेज हो जाए तो भी काम करती रहती है, पता नहीं लगता है। ऐसे लंग्स भी हमारे अगर 20-30% तक डैमेज हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता और काम करते रहते हैं। आपका पल्स ऑक्सीमीटर सैचुरेशन 95% प्लस ही दिखाता है। तो ऐसे गफलत में ना रहें कि बचें, क्योंकि अगर एसिम्टोमेटिक भी होगा तब भी कुछ ना कुछ आपकी बॉडी को वो डैमेज करके जाएगा, और स्पेशली आपके लंग्स को। हमने बहुत सारे लोगों के सीटी कराए हैं जो एसिम्टोमेटिक थे, उनमें माइल्ड डॉक्टर साहब एक छोटा सवाल मैं के अग्रवाल साहब से ले रहा हूं। डॉक्टर साहब, अभी भी चूंकि कोरोना को लेकर के कोई शर्तिया दवा नहीं बन पाई है मार्केट में, लेकिन जो इलाज अपने देश में हुआ, वो लाइन ऑफ जो एक्शन था आप लोगों की तरफ से, जो दवाएं मरीजों को ठीक करने के लिए दी गई, उन दवाओं को लेकर के अब जो एक कॉन्सेंसस बना है जो डॉक्टर कम्युनिटी है उसमें, क्या ये डोलो 650 या जो और भी तमाम तरह की दवाएं थी जो लंग्स को लेकर के, रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर के, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि हम उन्हीं दवाओं से अभी काम चलाने में, लोगों को ठीक करने में कितना सक्षम है, या एक कारगर दवा की बड़ी सख्त जरूरत है? क्या स्टेटस है अभी? So we have to understand, Indian Medical Association इस वीक के एंड में एक पूरी गाइडलाइंस ला रहा है जी प्रैक्टिशनर्स के लिए, हाउ टू मैनेज सच केसेस। नंबर 1, ये वायरस है, वायरस की एंटीवायरस तभी काम करती हैं अगर पहले 2 या 3 दिन में दी जाए तो। ये वायरस हाइपर कोएगुलेबल स्टेट करता है तो अर्ली हमें प्रोफिलैक्टिक एंटीकोएगुलेशन देना है। ये वायरस क्योंकि इन्फ्लेमेशन करता है, हमें अर्ली स्टेरॉयड देने हैं।
इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से मोर्टेलिटी काफी कम हो जाती है, प्रोवाइडेड तीसरे दिन में आप डायग्नोस कर लें और 5 दिन के अंदर अंदर ट्रीटमेंट चालू हो जाए। जितने भी लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं, मोर्टेलिटी है, कॉम्प्लिकेट हो रही है, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पहले 3 दिन क्रूशियल डेज मिस कर दिए और 5वें दिन तक जिनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। तीसरे दिन तक अगर आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी कोएगुलेशन स्टार्ट कर देते हो तो उससे मोर्टेलिटी काफी कम हो जाती है। आइडिया सिर्फ यही है, अर्ली डायग्नोसिस। रिमेंबर, हमारे पास 90% वायरल डिसऑर्डर्स का हमारे पास दवाई है ही नहीं, इसकी भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हमारे पास स्ट्रांग एंटी कोएगुलेंट्स हैं और हमारे पास में स्ट्रांग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। जी सीधे चलते हैं, एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अभी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हमारे देश में बड़े सवाल हैं और लोगों की बड़ी शिकायतें हैं। अभी भी जो हमारे हॉस्पिटल हैं वो सबको कैटर करने में सक्षम नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल अगर हैं भी तो वो इतने महंगे हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। सरकारी हॉस्पिटलों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में आप क्या सुझाव देते हैं आम लोगों को कि अगर मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो वो अपना ख्याल कैसे रख सकें, और अगर थोड़ा बहुत उन्हें हॉस्पिटल और इसकी मदद लेनी पड़े तो कितनी मदद काफ़ी है एक मरीज के लिए जो कोरोना पॉजिटिव है? क्योंकि गाँव में अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है और भगवान का बड़ा शुक्र है कि ये बीमारी अभी गाँव तक उस तरह से नहीं फैली है, शहरों तक ही सीमित है। लेकिन शहरों में भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां सरकार इस डेटा को छुपा रही है, लेकिन ICU के बेड नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि अभी कितना वक्त लगेगा हिंदुस्तान को मेडिकली जो है डेवलप होने में और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने में? और अभी जो सिचुएशन है वो तो बहुत ज़्यादा दयनीय है। उपेंद्र जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और अगर हम कि हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कैसा था और अब कैसा है, तो आप रातों रात तो एक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते, ये हम सबको पता है। अब अगर हम कोविड में देखें तो ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कॉप किया है, टेक ओवर किया है, और उसमें जो इलाज हो रहा है उसको राज्य सरकारें भी अपना सब्सिडाइज कर रही हैं उसमें। और डेफिनेटली प्राइवेट ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे देश में मौजूद है। अगर पब्लिक और प्राइवेट मिला दें तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। ICU बेड्स भी बढ़ गए और ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध है। अच्छी बात इस इन्फेक्शन के साथ ये है। डॉक्टर साहब, आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे PCR से इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि आपकी ऑडियो थोड़ा ठीक करेंगे। तब तक हम राजेश भारद्वाज साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप ENT स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले जो प्रभाव कोरोना का वायरस करता है वो जो है आँख, नाक, कान, कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शुरुआत में इन्हीं से सिम्टम पता चलता है, और वायरस का जो इन्फेक्शन होता है इन्हीं के जरिए होता है। ऐसे में अब इतना समय बीत गया है, आपका अनुभव क्या कहता है कि हमें और क्या मेजर्स लेने चाहिए, और कोरोना को लेकर के अब हम कितने तैयार हुए हैं, हमारे पास कितना अनुभव, कितना एक्सपीरियंस आया है इस बीमारी को देखते हुए? उपेंद्र जी, ये बीमारी जो फैल रही है, एक तो जो बाकी डॉक्टर्स ने कहा है, हमको सावधान रहना, सबको सावधान रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, कान, नाक, गले से शुरू होती है, नाक और गले से शुरू होती है। इसलिए अगर आपको याद हो, शुरू में हमने मार्च में प्रोग्राम किया था, जब हमने पहली बार दर्शकों को बताया था कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट आता है, जो इस संक्रमण के सबसे पहले निशान है। एक और नई चीज, इनफैक्ट डॉक्टर के अग्रवाल और मैं एक वेबिनार में थे जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमने एक नई जांच का हमें पता चला है कि एक पोविडोन आयोडीन करके एक सोल्यूशन आता है, जिससे अगर आप नाक और गले में उससे साफ करो तो उसको साफ करने से कोरोना को काफी हद तक आप खत्म कर सकते हो। और उसका तरीका ऐसा है कि आप सपोज क्लिनिक में जा रहे हैं, डेंटल सेंटर में हैं, और अगर आपको लगता है आपको इन्फेक्शन है और आप घर में बाकी के लोग हैं, तो पोविडोन आयोडीन से आप गरारे कर सकते हो, जिससे करीब 20 सेकंड में ये वायरस मर जाता है।
और खासकर ये जरूरी है जो पेशेंट लोग क्लिनिक में जा रहे हैं, जिनके ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां पर डॉक्टर्स एनेस्थेटिस्ट इंट्यूबेट कर रहे हैं, वहां पर अगर वो नाक और गले के पैसेज को पोविडॉन आयोडीन से साफ करें तो काफी हद तक ये वायरस मर जाता है। इसके अलावा मैं फिर से यही दोहराऊंगा, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्क से हम भी बचते हैं, बाकी लोग भी बचते हैं। दूरी रखना जरूरी है। और एक नई चीज जो हमने देखी है वो बबल्स की, जो हम बबल्स के बारे में सुनते हैं, ट्रैवल बबल बनाया है इंडिया ने दूसरी कंट्रीज के साथ। ये बबल क्या है? क्या ये बबल ऐसा है, हम घर में 6 लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं, हमारा बबल बन गया। आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में 15-20 लोग हैं, भाई उन्होंने 8-9 घंटे साथ में बिताने हैं। अगर एक को इन्फेक्शन है तो बाकियों को होगी, अगर एक को नहीं है तो बाकियों को भी नहीं है। वो एक बबल बन गया। इस बबल के साथ हम साथ में मूव कर सकते हैं, इस बबल के साथ हम कुछ काम कर सकते हैं। घर में मेरे 6 लोग हैं, हम एक बबल हैं, हम अपने साथ, अगर हमने घूमने जाना है हम अपनी गाड़ी में बैठ के घूमने जा सकते हैं, हमने कुछ काम करना है हम अकेले नहीं साथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे ही साथ में रहते हैं। तो ये बबल का भी एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ी केयरफुली हमको नर्चर करना पड़ेगा, क्योंकि अनलॉक 5 जब शुरू होगा तो जैसे लोग और बाहर निकलना शुरू करेंगे तो ये बबल वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे तो उनके लिए और सेफ रहेगा। बिल्कुल, सीधे चलते हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर एस.वी. त्रिपाठी जी के पास। आयुर्वेद और जिस तरीके से आयुष मंत्रालय ने सभी को काढ़ा पीना सिखा दिया इस बीमारी में, आयुर्वेद फिर से नए सिरे से परिभाषित हुआ है और आयुर्वेद और जो देशज दवाओं का महत्व है वो लोगों को एक बार फिर से बहुत गंभीरता से समझने के लिए इस बीमारी ने एक मौका दिया है और लोगों ने इसको समझा भी है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब, आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया इस पूरे कोरोना काल के दौरान 24 मार्च से लेकर अब तक, और क्या कुछ और ज़्यादा आयुर्वेद में जो तमाम दवाइयाँ हैं, तमाम जो सॉल्यूशंस हैं, काढ़ा हैं, इनको और ज़्यादा इवॉल्व करने के लिए, और ज़्यादा कारगर बनाने के लिए कि ये दवाएं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सकें मरीजों के ऊपर? देखिए, आयुर्वेद में जितनी भी दवाएं हैं वो सब हर तरह के वायरस में, बुखार में काम करती हैं। और आवाज़ में सब आवाज़ आ रही है आपकी? आवाज़ चली गई। आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए जी। आयुर्वेद में जी जितनी भी दवाइयाँ हम लोग देते हैं वो सभी हर तरह के वायरस में काम करती हैं। मेरा अपना अनुभव ये है, मार्च से लेकर के अभी तक जितने पॉजिटिव केसेस को मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी हैं सब 5 से 10 दिन में ठीक हो गए हैं जी। किसी को ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ कि वो आईसीयू में गए। अब प्रश्न ये है कि मरीज ठीक क्यों हो रहे हैं और मर क्यों रहे हैं जी। तो आयुर्वेद ये कहता है कि यदि आप नेचर को मौका दें तो शरीर के जो ओज शक्ति है और दीपन पाचन शक्ति है वो स्वयं ही वायरस के अगेंस्ट शक्ति बना लेती है, ओज बना लेती है लड़ने के लिए। तो यदि हम पेशेंट्स को गर्म पानी देवें और गर्म पानी के साथ साथ सुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी जो हमने दिया है जितने पेशेंट्स को, सबको आराम मिला है। कुछ पेशेंट्सों को ये तकलीफ़ ज़रूर हुई है कि कोरोना के बाद उनको कमज़ोरी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है। उनके लिए हमें अश्वगंधा चूर्ण और च्यवनप्राश का उपयोग किया है, उससे मरीजों को बहुत अच्छा आराम मिला है। एक चीज़ हमने सबको सलाह दी है कि आप जब भी कोरोना हो, खांसी हो, जुकाम हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अगर आपको सिम्टम्स हैं तो कृपा करके गर्म पानी सुबह पी लीजिए। अकेले गर्म पानी कोरोना के ग्रोथ को रोकता है। उसके बाद सुदर्शन घनवटी 2-2 गोली 3 बार, संजीवनी 2-2 गोली 3 बार 3 दिन तक लीजिए, कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके बाद इसकी डोज घटा दीजिए, सुदर्शन घनवटी 2 गोली, संजीवनी 2 गोली 1 हफ्ते तक लीजिए।
मैंने 20 साल के पेशेंट से लेकर 50 साल के पेशेंट, 80 साल के पेशेंट, एवं 90 साल तक के पेशेंट पर ट्रायल किया है, किसी की डेथ नहीं हुई है। जी, सीधे चलते हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा जी के पास। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप बता रहे थे और जिस तरीके से डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि आयुर्वेद भी बहुत कारगर है, लेकिन एलोपैथ में जिस तरीके से बहुत सुगम तरीके से दवाएं उपलब्ध हैं, आज के डेट में आयुर्वेद में दवाओं को ढूंढना थोड़ा कठिन है, लेकिन एलोपैथ में दवाओं को ढूंढना बेहद आसान है। ऐसे में जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो भी काफ़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो तमाम लोगों के बजट से बाहर हैं। ऐसे में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी बड़ी चुनौती है ऐसे वक्त में जब देश एक महामारी का सामना कर रहा हो? भूपेन जी, बिल्कुल चुनौती है ये देखिए, पेंडेमिक की स्थिति है। पेंडेमिक में आइडियल कंडीशंस नहीं होंगी, हम सबको पता है ये बात। सप्लाई और डिमांड में गैप रहेगा। डिमांड अगर ज्यादा होगी और बेड्स कम होंगे तो नेचुरली थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर आपके ऑक्सीजन के बेड कम हो सकते हैं, आईसीयू के बेड कम हो सकते हैं, क्योंकि आम टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में आज 30% बेड आईसीयू के होते हैं, बाकी नॉन आईसीयू होते हैं। अगर मेडिकल कॉलेजेस ले लें, वहाँ 10% बेड आईसीयू के होते हैं। इसीलिए हर राज्य सरकार ने आज क्या किया है कि उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को टेक ओवर किया है। वहाँ पे उनके नोडल ऑफिसर होते हैं और सरकार के मरीज भी होते हैं वहाँ पे, जिनका इलाज होता है, जिसको सरकार रिएम्बर्स कर रही है। प्राइवेट जो पेशेंट अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट पेशेंट्स उसमें एडमिट हो जाते हैं। और आज जो प्राइवेट सेक्टर का रोल कोविड पैंडेमिक में रहा है उसको अप्रिशिएट गवर्नमेंट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण रोल प्राइवेट सेक्टर ने भी कॉम्प्लीमेंट किया है पब्लिक सेक्टर को। ज्यादातर बोझ पब्लिक सेक्टर के ऊपर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने भी इसमें कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के योगदान पूरा दिया है। अब कभी कभी स्थिति ये आती है जब आपको कई चीजों की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी भी हमने देखा, मध्य प्रदेश में सुनने में आया और राज्यों में भी सुनने में आया। महाराष्ट्र में भी एक एडवाइजरी इशू हुई, 7 लीटर ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं दे सकते। ये थोड़ी इमेच्योर एडवाइस थी, क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सकता। और जैसे सभी लोग कह रहे हैं, डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत अच्छे से समझाया, डॉक्टर डीके गुप्ता ने बहुत अच्छे से समझाया, डॉक्टर राजेश ने और हमारे आयुर्वेदाचार्य ने बहुत अच्छे से कहा कि मार्च में हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये क्या है और कैसे होता है। उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब कहा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो बहुत चर्चा में आई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और हमने भी ये देखा कि शुरू की अवस्था में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काम करती है। यूपी की सरकार ने आइवरमेक्टिन दवाई को एक प्रोटोकॉल में डाला, वो भी काम करती है शुरू के लक्षणों में। फिर प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा हुई, उसके बाद रेमडेसिविर को डीसीजीआई ने परमिशन दी, फिवापेरावीर को दी, वो भी शुरू के लक्षणों में काम करती है, और रेमडेसिविर मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन में काम करती है। इसके अलावा जो लंग की प्रॉब्लम है और जो भी कोमॉर्बिडिटीज के जो मरीज हैं, डायबिटीज है, जिनको पहले से सांस की बीमारी है, हार्ट डिजीज है, या कैंसर कीमोथेरेपी लग रही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी भी तरह से अगर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको साइटोकाइन स्टॉर्म भी होने की संभावना ज्यादा होती है। और उसी के मरीज, मैं आपको एक आंकड़ा दे सकता हूँ, एम्स का एक कोविड हॉस्पिटल झज्जर में है, वहां पे 1000 पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ, उसमें से 900-950 पेशेंट ठीक होकर घर चले गए। केवल 10% पेशेंट्स को ऑक्सीजन भी देनी पड़ी और उसमें से 3 या 4 मरीजों को वेंटिलेटर लगा। देखने में ये भी आया कि यूरोप से एक्सपीरियंस आया, अमेरिका से आया कि वेंटिलेटर इसका इलाज नहीं है। अब एक प्रोनिंग हुई बिना ऑक्सीजन के साथ, हाई फ्लो नेजल कैनुला इसमें ट्राई हुआ, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन ट्राई हुआ। तो वेंटिलेटर भी ऐसा नहीं है कि इसके लिए पेनेशिया है, और देखा गया जिनको वेंटिलेटर लगा उनकी मॉर्टिलिटी 80% रही, 90% रही, और जिनको नहीं लगाना पड़ा वो जल्दी ठीक हो गए। तो बहुत सारी चीजें अब हमको पता भी लगी। फिर एक हैप्पी हाइपोक्सिया जो आया कि हाइपोक्सिया होता है 94%, वैसे हम ठीक मानते थे पहले कि 94% ऑक्सीजन है तो ठीक है, लेकिन इसमें देखने में ये आ गया कि 94 और उससे कम है, इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कराइए और ऑक्सीजन लगवाइए, या तो घर पे लगाइए या अस्पताल में लगाइए। तो ये कंसेप्ट आया, उससे बहुत जाने बची है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद
हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम बड़ी हस्तियां जिनके पास पैसा भी था, संसाधन भी थे, उनको भी अपनी जान इस कोरोना के कारण गंवानी पड़ी। साथ ही डॉक्टर, अपने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं हमारे पैनल पे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो गरीब लोग हैं, जो हॉस्पिटल का खर्च नहीं वहन कर सकते, अगर उनको इलाज की ज़रूरत है, उनको दवा की ज़रूरत है, तो कौन कौन सी दवाएं अगर उनको मुहैया करा दिया जाए तो वो दवा खा करके और जो ज़रूरी प्रिकॉशन लेने हैं उसके साथ अपनी जान को बचा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश में दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज़ तकरीबन 90,000 नए लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ये वायरस आम से लेकर ख़ास सबको अपनी चपेट में ले रहा है। ख़ास लोगों में अगर बात नेताओं की करें तो बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसने तो एक पूर्व राष्ट्रपति, एक केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, 6 विधायकों की और उत्तर प्रदेश में भी 2 मंत्रियों की जान ले ली है। देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण ने देश में आम और खास का फर्क मिटा दिया है। आम लोगों की कौन कहे, इस वायरस ने वीवीआईपी, केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों, यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शा। देश में नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में तकरीबन 200 से भी ज्यादा मंत्री और बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर ठीक होकर काम पर वापस भी लौट चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी कोरोना के खिलाफ लड़ाई हार गए। अंगड़ी पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। कोरोना ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद एच वसंत कुमार, तिरुपति से वाईएसएआर कांग्रेस के सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती की भी जान ले ली। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जैसे दिग्गजों को कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आने पर खुद को होम क्वारंटाइन करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अलावा मोदी सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल गुर्जर और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे कद्दावर नेता को भी कोरोना संक्रमण झेलना पड़ा। भाभी जी पापड़ में कोरोना के एंटीबॉडी होने का दावा करने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खुद कोरोना के चपेट में आ गए और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती होना पड़ा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। कीचड़ में लौटने और शंख बजाकर कोरोना को भगाने का दावा करने वाले राजस्थान के टोंक से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी खुद को कोरोना संक्रमित होने से नहीं रोक सके। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी दवाई खाने से नहीं आती, आपको नेचुरलिटी से इम्यूनिटी मिलेगी। आप धूप में जाइए, बारिश में भीगिए, मिट्टी में बैठिए, खेत में काम करिए, पैदल चलिए, साइकिलिंग करिए, शंख बजाइए और देसी चीज खाइए। इन सब चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। कोरोना ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की दूरी मिटाती है, जाति, पार्टी और मजहब की दीवार भी गिरा दी है। राज्यों की बात करें तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 2 कैबिनेट मंत्री की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 14 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों के कई मंत्री और विधायक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन,
कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान और कमला रानी वर्मा की कोरोना से मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी मां माधवी राजे सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष BD शर्मा भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी LJP के सांसद चंदन सिंह और JDU सांसद RCP सिंह के अलावा नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री विनोद सिंह भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना से नहीं बच पाए। उत्तराखंड में तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी के संक्रमित होने पर मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को होम आइसोलेशन में जाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो जिस तरीके से कोरोना ने आम और खास किसी में भेद नहीं किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग कल तक पूरे तरीके से स्वस्थ थे लेकिन कोरोना के कारण हॉस्पिटल गए, बेहतर से बेहतर इलाज और बेहतर से बेहतर व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी उनकी जान उनके परिवार वाले या यूं कहें कि वे स्वयं अपना बचाव नहीं कर सके। यही बातें हैं जो कोरोना को लेकर के सबसे ज़्यादा हमें चिंता में डालती हैं। सीधे चलते हैं डॉक्टर के अग्रवाल साहब के पास। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कहा जाता है कि एक व्यक्ति है जिसके पास संसाधन नहीं है, जो गरीब है, एक व्यक्ति है जिसके पास सारे संसाधन है, कह सकते हैं कि संसाधन की कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। और जो गरीब आदमी है जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, वो दवा के अभाव में अपना दम तोड़ देता है, या यूं कहें कि वो उसके परिवार वाले उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में वो क्या कमियां रह जाती हैं जहां संसाधन के बावजूद किसी बड़े आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी, और वो क्या सिचुएशन है जिसके कारण अगर तमाम ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल हो जाते हैं, गरीब हैं, संसाधन नहीं है, वो तो अपनी जान गंवाते ही हैं, लेकिन ज़रा सा उनको मेडिकल सपोर्ट मिल जाता है तो उनकी इम्यूनिटी उनके कारणों, उनके रहन सहन के कारणों से इतनी मजबूत होती है कि वो सर्वाइव कर जाते हैं। अब जितने बड़े पदों पर बैठे लोगों की मौत हुई, जो मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, इन लोगों के पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इनको अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या कारण रहे होंगे डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, इंडिया में हर साल 6 लाख लोग निमोनिया से मरते हैं। कोविड से अभी 1 लाख लोग नहीं मरे। 6 महीने हो गए, तो अगर मैं 6 महीने की स्टैटिस्टिक्स को लेके चलूं तो 1 से और 1000 केसेस भी रोज के लेके चलूं तो 3 लाख लोग मरेंगे निमोनिया से, जबकि नॉर्मली निमोनिया से 6.6 लाख लोग हर साल मरते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी निमोनिया से मर रहे हैं, क्योंकि ये निमोनिया फैल गया तो मर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इस निमोनिया को बिगड़ने ना दें, नॉर्मल निमोनिया में और इस निमोनिया में क्या फर्क है? नॉर्मल निमोनिया में क्लॉट नहीं बनते, इस निमोनिया में क्लॉट बन रहे हैं बिकॉज हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है। जितने भी केसेस को एट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, I am their task force member of Indian Medical Association resource person, जितना डाटा मैं एनालाइज कर रहा हूं उसमें एक ही चीज निकल के आ रही है कि अगर आपने डायग्नोसिस डिले करी और ब्लड थिनर लेट किए और निमोनिया कॉम्प्लिकेशन हो गया, उन्हीं में डेथ हो रही है जी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हमने क्या देखा है कि हमारे यहाँ पे करीबन 450 डॉक्टर्स की डेथ हो गई है। उसमें ज्यादातर डॉक्टर्स जो थे वो यंग थे, जनरल प्रैक्टिशनर्स थे, और जो निकल के आ रहा है, सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 80+, उनमें किसी को भी निमोनिया हो जाए तो मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। अब जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति को ब्रेन हेमरेज हुआ, उसकी सर्जरी हुई, इंसिडेंटल कोविड पॉजिटिव फाइंडिंग थी, तो वी कांट से कोविड-19 के कारण से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनको ब्रेन हेमरेज था उसके साथ में।
सो डेफिनेटली अगर हम यंग मिनिस्टर्स की बात करें, डेफिनेटली वहां पे कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में, क्योंकि हमारे यहाँ जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने डायग्नोसिस को डिले कर रहे हैं। अगर सारा ध्यान सरकार का मोर्टेलिटी रिडक्शन पे हो, जो हो रहा है, हम मोर्टेलिटी को और कम कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सीधे चलते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर डी के गुप्ता जी के पास। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनके भी लंग्स में सीटी स्कैन और एक्सरे कराने के बाद पैचेज देखने को मिले। आए दिन देखने को मिलता है कि लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे हार्ट के पास जो पंपिंग कैपेसिटी है ब्लड के लिए, माइकार्डियाइटिस हो जाने की वजह से वहाँ पेशियाँ काफ़ी शिथिल पड़ जाती हैं और उसके लिए लोगों को जो है स्टेरॉइड देना पड़ता है, उस स्थिति को संभालना पड़ता है। क्या ऐसे सिम्टम है जिससे आदमी को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए कि मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अनयूजुअल लोड आ रहा है या अनयूजुअल फीलिंग आ रही है? उसको पहचानने का तरीका है, क्या करें क्या न करें डॉक्टर साहब? तो जैसा डॉक्टर अग्रवाल ने बताया है कि अर्ली डायग्नोसिस ही मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आपने डायग्नोसिस अर्ली कर ली तो आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या ट्रीटमेंट देना है और क्या नहीं देना है। और अर्ली स्टेज में सारी जो एंटीवायरल ड्रग्स है, चाहे वो फेविफ्लू हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, प्लाज्मा थेरेपी हो या हमने एंटीकोगुलेंट थेरेपी, ये सारी बहुत इफेक्टिव होती हैं। अगर लेट डायग्नोसिस हुई, ARDS डेवलप हो गया, निमोनिया डेवलप हो गई, तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं और चांसेस है कि मृत्यु की संभावना उसमें होती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें डायग्नोसिस अर्ली करनी। मींस जब भी किसी को लगता है, जो 8-10 कॉमन सिम्टम्स हैं, गले में दर्द है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, नाक से खुशबू चले जाना है, स्वाद चले जाना है, या थकान हो रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो फीवर है, अगर इसमें कोई भी 2-3-4 सिम्टम लग रहे हैं आपको, आप तुरंत पहले कोविड टेस्ट कराएं। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, इनमें से कोई 2-3 सिम्टम्स हैं, कोरोना ही माने। क्योंकि अगर आपने टेस्ट नहीं कराया और इसी उसमें रह के बहकाए में कि कुछ और वायरल बीमारी हो सकती है, कुछ और टॉन्सिलाइटिस हो सकती है, या मैंने कभी ठंडा खाया था उससे लिंक हो गया। लोग क्या करते हैं, चीज़ों को लिंक कर देते हैं कि मैंने आज वहाँ क्या ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, या ठंड लग गई तो इससे चीज़ें हो गई। ऐसा नहीं होता है। तो पहले रूल आउट करें, बिकॉज ये बीमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गई तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो स्टेरॉइड मेन स्टेप थेरेपी होते हैं अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है। हमें पता भी है, स्टेरॉइड में इतनी बड़ी स्टडी करी है ऑक्सफोर्ड ने कि जो डेक्सामेथासोन बहुत कॉमनली अवेलेबल है, उसका बहुत अच्छा रोल है। तो वो अर्ली निमोनिया डेवलप करने में, ARDS डेवलप करने में रोकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं जानना चाहता हूँ, आप सभी लोग पैनल पे हैं इस वक्त। आए दिन ये लोग ये बता रहे हैं कि जैसे आपकी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, लेकिन आप एंटीबॉडीज़ के डेवलप होने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, ये 3 महीने के बाद दोबारा बाउंस बैक कर सकता है। तमाम ऐसे केसेस देखने को आए कि जो लोग पॉजिटिव से निगेटिव हो गए, एंटीबॉडीज बन गई, उनको दोबारा से कोरोना हो गया। ये स्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं डॉक्टर साहब। जी, तो अभी कई सारी स्टडी हुई हैं, उसमें जो टाइटर देखा गया एंटीबॉडी का, इसमें 2 तरह की एंटीबॉडी बनती है। किसी भी इन्फेक्शन के बाद एक IgM बनता है, एक IgG एंटीबॉडी बनती है। IgM एक्यूट इन्फेक्शन में बनती है और IgG क्रॉनिक, मतलब इन्फेक्शन जब ठीक हो जाता है तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये बहुत सारे अभी जो रिपोर्ट्स हैं, बिकॉज बहुत पुरानी बीमारी नहीं है, लगभग अभी 6-8 महीने ही हुए हैं इसमें, तो उसको देखते हुए अभी तक पता लगा कि 15-20 दिन से लेके या महीने भर से लेके लगभग 6 महीने तक एंटीबॉडीज रह सकती हैं। और कुछ लोगों में एंटीबॉडी बनी भी नहीं है, सिग्निफिकेंट टाइटर भी नहीं आया। तो इसलिए इस गफलत में ना रहें कि एंटीबॉडी आपको लाइफ लॉन्ग या बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्शन देंगी। जैसे हम देखते हैं जो स्वाइन फ्लू है, उसका भी स्ट्रेन चेंज होता रहता है, तो हो सकता है इसका अगले साल कभी इन्फेक्शन दोबारा हो तो स्ट्रेन ही चेंज हो जाए। तो अभी कुछ नहीं पता, बहुत अर्ली स्टेज में है हम लोग। और इवन जिनको कोविड हो जाता है तो उल्टा उनके साथ एक प्रॉब्लम और है कि उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है कुछ समय तक के लिए और वो वीक हो जाते हैं। तो हो सकता है कोई दूसरा इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी प्रॉब्लम हो जाए, उनको टाइफाइड हो जाए या उनको कोई और सेप्टिसीमिया हो या कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होती है। तो कृपया करके कोविड होने के बावजूद भी आप सुपरमैन बन के बाहर ना जाएं। आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, हैंड हाइजीन रखें, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नुअस एक्सरसाइज ना करें, डाइट हल्का खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कोविड पॉजिटिव हो गए, ठीक हो गए, तो भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। सीधे चलते हैं डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी के पास। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डॉक्टर गुप्ता बता रहे हैं कि उसके बाद भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है,
आपका अनुभव क्या कहता है कि जो कोरोना को हराकर वापस अपने घरों में लौट आते हैं उनके लिए भी सावधानी तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन जो बाउंस बैक कर जाता है और दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं उस पर आपका अनुभव क्या कहता है? आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? उपेंद्र जी, इसमें मैं एक चीज बताऊंगा, साइंस इसके ऊपर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इसकी चर्चा चल रही है, उस पर जांच भी चल रहा है। ये डेड वायरस है जो फिर से पिकअप हुआ है, ट्रू री इन्फेक्शन है, इसका आई थिंक इसके ऊपर अभी पूरी तरह से कोई भी शायद नहीं बता पाएगा, क्योंकि टाइम लगेगा इसको बताने में कि ये री इन्फेक्शन है कि कुछ और चीज है। लेकिन एक चीज, आप हमेशा कॉमन सेंस की बात करते हैं और इस समय मैं जरूरी मानता हूं कि एक चीज सबको बताना, दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। हर दूसरी जगह पर इम्यूनिटी बूस्टर के चर्चे हो रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसको आप उठा के खा लो या कुछ पी लो और बोलो कि मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। इम्यूनिटी शरीर का एक इंटेग्रल पार्ट है, बॉडी का एक आपका हिस्सा है, और वो बनती है खाली 3 चीजों से। आप अच्छा सा न्यूट्रिशियस खाना खाइए, आप अच्छी तरह से रेस्ट करिए और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करिए। डाइट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, यही 3 चीजें हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करती हैं। अगर आपने रिलाय किया कि मैंने ये वाला विटामिन ले लिया, वो सप्लीमेंट खा लिया, वो चीज ले ली और मैं बूस्ट हो गई मेरी इम्यूनिटी, वो आपकी गलतफहमी है। आप सभी लोगों ने हस्तक्षेप के लिए समय निकाला, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में एक और बड़ा काम होने जा रहा है और वो है कि वो अटल टनल का, प्रधानमंत्री 3 अक्टूबर को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। इस टनल को चीन के खिलाफ अंडरग्राउंड हथियार कहा जा रहा है। लेह मनाली रोहतांग अटल टनल हर मौसम में सेना के काम आएगी। इसके जरिए बॉर्डर तक सैन्य सामग्री और राशन पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा। भारत की ये इंजीनियरिंग चीन के लिए बड़ी चिंता का सबब बन चुकी है। सामरिक दृष्टि से अटल टनल क्यों अहम है, हम आपको बताते हैं। टनल की लंबाई 9 किलोमीटर है और ये समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इसमें हर 60 मीटर पर सीसी कैमरे होंगे। सुरंग की चौड़ाई 10.5 मीटर है। इसमें दोनों ओर 1-1 मीटर के फुटपाथ भी बनाए गए हैं। टनल के रास्ते में मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। आपात के हालात में इस सुरंग के नीचे एक दूसरी सुरंग का निर्माण भी किया जा रहा है जो आपातकालीन निकास का काम करेगी। पहले मनाली वैली से लाहौल स्पीति वैली तक पहुंचने में करीब 5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब टनल से 10 मिनट में ही पहुंचा जा सकेगा। इस पर करीब 3,500 करोड़ रुपए की लागत आई है। ऐसे समय पर जब चीन बॉर्डर पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, तब अटल टनल शुरू होने से भारतीय सेना को और ज़्यादा ताकत मिलेगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से मोदी सरकार के कार्यकाल में 6 साल के भीतर सड़कों का और जिस तरीके से यातायात के लिए टनल्स का निर्माण हुआ है, इससे पहले जितनी सरकारें हुई उनके लिए ये काम एक बेहद, कह सकते हैं कि उनके सामने एक उदाहरण रहा है। और जितने सुरंगें, जितनी टनल्स पहाड़ी एरियाज़ में बन चुकी हैं या जिन पर अभी काम चल रहा है, वो काम भी काबिले तारीफ़ है और भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। तो हस्तक्षेप में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, सहारा प्रणाम।